वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 का जो विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, आज हम बच्चों इस वीडियो के अंदर इसके जितने भी प्रश्न हैं जो हमारे पार्ट नंबर 1 के अंदर पूछे गए हैं, चाहे पार्ट के खत्म होने के बाद उसके अंत में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को आज हम इसी वीडियो के अंदर हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था बच्चों उसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम बुक के जो अंदर के प्रश्न हैं एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू का पानी और अंतिम था बच्चों यहाँ पर इत्र की सुगंध। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो क्या है यहाँ पर पदार्थ है। तो हमने पदार्थ की परिभाषा क्या पढ़ी थी बच्चों कि जिसके अंदर क्या होता है, एक तो उसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों, एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा क्या है बच्चों, जो स्थान घेरता है, यानी जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक तो क्या होता है उसके अंदर द्रव्यमान होता है और दूसरी चीज है उसका क्या होता है बच्चों, स्थान घेरता है, यानी उसके अंदर वजन भी होगा और वह जगह भी घेरेगा। वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कुर्सी हो गया हमारा, क्योंकि कुर्सी का द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती है, वायु भी घेरती है, बादाम भी हो जाएगा और हमारा शीतल जल हो जाएगा। ये सब क्या हो गए बच्चों, हमारे इसके आंसर होंगे। चलो अगला सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यानी अगर गर्म खाना है तो आप के पास ऑटोमेटिक चले जाते हैं, क्योंकि उसकी जो सुगंध होती है वो काफी दूरी तक चली जाती है, जबकि ठंडा खाना है उसकी सुगंध आपके पास नहीं पहुंचती है, आपको खुद को चल करके खाने के पास जाना पड़ता है। इसका हमें कारण बताना है। तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा उनके तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। गर्म खाने के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अधिक गतिज ऊर्जा के कारण गर्म खाने के कणों में विसरण अधिक होता है। इसी कारण गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है तापमान की, यानी अगर तापमान में वृद्धि होगी तो बच्चों हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा उनकी अधिक होती है। और एक हमने पढ़ा था कि आकर्षण बल हो गया। तीन चीजें पढ़ी थी हमने पदार्थ के गुणधर्म, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमने पढ़ा था पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। वो कौन सी गति होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता रहता है। तो गर्म खाना है तो वो गर्म है, मतलब उसका तापमान ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा, इसलिए जो खाने की महक है वो काफी दूरी तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक इतनी दूरी तक नहीं पहुंच पाती है। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर था। अगला सवाल है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। यानी बच्चों अगर यहाँ पर कणों के बीच क्या होगा, यानी कणों के बीच की जो दूरी होगी, अगर दो कणों के बीच की दूरी अधिक है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, हमारा कम होगा। और आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होता है बच्चों, जो स्विमिंग पूल में है वो गोताखोर आसानी से पानी में तैर पाता है। अगला सवाल है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो हमने तीन विशेषता पढ़ी है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी अगर कण है तो उनके बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान जरूर पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कौन सी ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण वो हमेशा गति करते रहते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने जब इसका पार्ट पढ़ा था बच्चों, इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, इसका मतलब अगर आपने पानी के अंदर शक्कर मिलाई तो शक्कर पूरे पानी में घुल जाती है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बच्चों, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और तापमान घटने पर गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। आपके पास पानी है, अगर आप स्याही की एक बूंद भी डालते हो तो वो जो स्याही की बूंद है वो पूरे पानी में फैल जाती है, किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण।
अगला है पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। चलो ये तो हमारा जो बच्चों पाठ्य पुस्तक के बीच में प्रश्न थे 4। अगले क्वेश्चन वापिस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दूसरा सवाल था किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान इंटू आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोक, रुई और लोहा। तो बच्चों यहाँ पर घनत्व का अगर हम देखें सूत्र क्या होता है, सबसे पहले तो द्रव्यमान, और उसमें किसका भाग देते हैं बच्चों हम, आयतन का, यानी जो भी द्रव्यमान है वजन है उसमें आयतन का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, घनत्व। तो हमें इनको क्या करना है बच्चों, घनत्व के क्रम में जमाना है बढ़ते हुए। सबसे कम किसका होगा, वायु का होगा क्योंकि द्रव्यमान भी कम होगा। चिमनी का धुआं है उससे कम होगा यानी उससे ज्यादा होगा। शहद का उससे ज्यादा होगा। चोक का उससे भी ज्यादा होगा। और जो लोहा है उसका जो घनत्व होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहा, उसके बाद चोक, उसके बाद शहद, उसके बाद चिमनी का धुआं और वायु का क्या होता है, घनत्व सबसे कम होता है। दूसरा सवाल है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं अंतर क्या क्या है। ठोस, द्रव और गैस, यानी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि टोटल कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 5, लेकिन हमें 2 अवस्थाएं नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर जो बची हुई है हमारी 3 है, उनके बारे में डिस्कस करना था, ठोस, द्रव और गैस। अगर बात करें ठोस का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और यहाँ पर गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। अगला है विमाएं का मतलब हो गया बच्चों इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको क्या बोलते हैं हम, विमाएं बोलते हैं। तो जो बच्चों यहाँ पर अगर ठोस है उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होती है, जबकि इनकी कोई भी विमाएं नहीं होती है। अगला है ठोस है वो कठोर होगा, जबकि द्रव और गैस में कौन सा गुण पाया जाता है, बहने का, यानी आप उनको अगर कहीं पे गिरा दोगे तो उसमें बहने का गुण होता है। असंपीड्य यानी उसका आकार नहीं बदला जा सकता है, ये कम होगा और इसमें अधिक संपीड्यता पाई जाती है। इनका आयतन निश्चित होता है ठोस का, जबकि द्रव का भी निश्चित होता है लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है, जितना दाब बढ़ाओगे उसके आयतन में कमी आती है। अगला है मेज और ईंट, यानी हमारे पास 2 वस्तुएं हैं मेज और ईंट, ये वो दोनों क्या है बच्चों, ठोस वस्तुएं हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वजन भी होता है। अगला है द्रव और गैस, ये क्या हो जाएंगे हमारे, अगर बात करें तो द्रव के पदार्थ हो गए और ऑक्सीजन और मीथेन क्या हो जाएगी, हमारी गैसें हो जाएगी। अगर पदार्थ के कण ज्यादा पास पास है तो उनको हम ठोस कहते हैं। अगर पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान पाया जाए तो उसको द्रव कहा जाता है और कणों के बीच कुछ ज्यादा ही रिक्त स्थान पाया जाता है तो उसको हम गैस के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल था इसका, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता किसे कहते हैं, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भराव, आकार, गतिज ऊर्जा एवं उसका घनत्व। तो बच्चों यहाँ पर पहला है दृढ़ता, यानी ठोस में प्रबलतम, द्रव में मध्यम और गैस में क्या होती है, नगण्य, यानी सबसे ज्यादा दृढ़ता किसमें होगी, ठोस में होगी, यानी ठोस में सबसे अधिक, फिर उसके बाद द्रव में होती और गैस में क्या होती है बच्चों, सबसे कम होती है। संपीड्यता यानी गैसों में अधिकतम होती है इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, परंतु ठोस और तरल में संपीड्यता नगण्य होती है इसलिए ठोस और द्रवों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। यानी अगर बात करें तो संपीड्यता का गुण गैस में सबसे अधिक पाया जाता है ताकि हम उनके बच्चों गैस में बार बार दबाव डाल करके उसके आकार को चेंज कर सकते हैं। तरलता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है, यानी जिसमें बहने का गुण होता है वो तरलता कहलाता है। तरल पदार्थ को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, यानी अगर आपको द्रव को रखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बर्तन। तरलता की मात्रा ठोस में नगण्य, गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होती है, यानी गैस में सबसे ज्यादा होगी, द्रव में मध्यम होगी और ठोस में न के बराबर होती है। बर्तन में गैस का भराव, ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता जबकि द्रव अपने धारक का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ठोस और किसकी हो रही है बच्चों, द्रव की। ठोस पूरा स्थान नहीं घेरता है जबकि द्रव उसका पूरा स्थान घेर लेता है। गैसें अपने धारक को पूर्णतः भर लेती है, यानी गैसों में भी क्या होता है, पूरे को ग्रहण करने का गुण होता है और अपने धारक का ही आकार एवं आयतन धारण कर लेती है, यानी ठोस कोई भी आकार ग्रहण नहीं करेगा जबकि द्रव और गैस जिस बर्तन में डालोगे उसके आकार को वो ग्रहण कर लेता है। यानी अगर आपने
किसी जग के अंदर डाला है तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, किसी मटकी के अंदर डाला है तो मटकी का आकार ग्रहण कर लेता है। गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोसों में सबसे कम, द्रवों में सबसे अधिक एवं गैसों में अधिकतम होती है। यानी सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस, उससे कम द्रव, और सबसे कम किसमें होगी बच्चों, यहाँ पर ठोस में पाई जाती है गतिज ऊर्जा का मान। घनत्व, ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बच्चों इनका द्रव्यमान भी अधिक होता है। हमने अभी पढ़ा था घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन क्या होता है बच्चों, उसका आयतन। यानी अगर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो घनत्व है हमारा वो किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती है। इसका मतलब घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ता है, इसलिए क्या होगा, ठोसों का घनत्व अधिक और द्रवों का और गैसों का कम होता है। तीसरा सवाल है कारण बताने हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है जिसमें इसे रखते हैं। तो बच्चों गैसों में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु अत्यधिक तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उसे धारक को पूरी तरह से ढकने का गुण पाया जाता है, यानी गैसों में बहने का गुण होता है, यानी गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, इसलिए जिस बर्तन में डाला जाएगा उसके आकार को वो आसानी से ग्रहण कर लेता है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, यानी दाब डालता है। तो अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, इसी कारण दीवारों पर दबाव डालता है। यानी अगर गैस है तो गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, जिससे क्या होगा, वो जो बर्तन की दीवारें हैं उसमें दाब डालता है, जिससे उसे टकराती रहती है। अगला है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, यानी लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार भी होता है और आयतन भी होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों होते हैं वो क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यानी हवा के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल नगण्य होता है, यानी जो अणुओं के बीच जो बल पाया जाता है वो नगण्य होगा, जबकि ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल अधिकतम होने के कारण उसे काट पाना आसान नहीं होता है। यानी जिसका बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है कि बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, वहां पर क्या होगा बच्चों, आप आसानी से उस चीज को काट नहीं पाओगे, जबकि बल का मान क्या होगा, न्यूनतम या नहीं के बराबर होगा, उसको आप आसानी से काट पाते हैं। अगला सवाल है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। यानी हमें बताना है कि जो ठोस पदार्थ है उनका घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। चलो पढ़ लेते हैं। बर्फ का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, जिससे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। जल के घनत्व कम होने के कारण ही बर्फ का टुकड़ा ऊपर तैर पाता है। यानी जिसका घनत्व क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ज्यादा होगा वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो नीचे। तो यहाँ पर बोला गया है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी यहाँ पर जो पानी है उसका घनत्व ज्यादा है जबकि बर्फ का घनत्व कम है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो तैरने लगेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो यहाँ पर तैरने नहीं लगेगा। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो बर्फ का टुकड़ा होगा वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर तैरता रहता है। अगले सवाल है बच्चों निम्नलिखित, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। यानी बच्चों अगर हम बात करें तो केल्विन किससे मिलकर बना है, 273 प्लस उसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हमें किसी को केल्विन में बदलना है तो 273 किस में जोड़ा जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जोड़ा जाएगा। अगर हम किसकी बात करें, सेल्सियस निकालना हो तो हम के में से किसको माइनस कर देंगे, 273 को। यानी जो केल्विन है उसमें से अगर मैं 273 माइनस करूं तो मुझे डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल जाएगा। यानी केल्विन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना है। अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना है। यहाँ पर बोला है 300 डिग्री है, हमें किस में बदलना है, सेल्सियस में। यानी मैं क्या करूंगा बच्चों, 300 में से 273 को माइनस कर दूंगा तो कितना बच गया बच्चों, ये हमारे पास बच गया 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 573 है, अगर मैं इसमें से 273 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान आ जाएगा। यानी जो भी केल्विन में तापमान हो, यानी डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन माइनस 273। यानी हमें 300 दिया है, अगर उसमें से 273 माइनस करो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है 573, यानी आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन में से 273 माइनस करोगे, यानी 573
373 में से 273 को माइनस किया जाए तो कितना मिलेगा बच्चों? 300 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान मिलेगा। दूसरा है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी जो जल है वो किस रूप में पाया जाता है। भौतिक अवस्था का मतलब हो गया बच्चों ठोस होगा, द्रव होगा या वो गैस फॉर्म में होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर वो 250 डिग्री सेल्सियस पे है तो बच्चों जैसे ही किसी पानी को या द्रव को आप अगर 100 डिग्री से ज्यादा पे गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है बच्चों? भाप में बदल जाता है, यानी उसकी वाष्प बन जाती है। तो यहाँ पर तो 250 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा बच्चों? वाष्पित हो जाएगा। 100 डिग्री पे करोगे तो उसकी जल वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी अगर कोई पदार्थ है, ठोस है, अगर वो द्रव में जा रहा है तो उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन क्यों नहीं होता है, ये हमें बताना है। यानी किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होने पर उसके तापमान में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ने देती। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि समझाइए, यानी वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करना, यानी हमारे पास जो गैस है उनको अगर हमें द्रव में परिवर्तित करना है तो हमें विधि बतानी है। तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए 2 तरीके हैं। गैसों के अणुओं का दबाव बढ़ा दे ताकि वे पास पास आ जाए। हमने पढ़ा है कि एक हमारे पास गैस है और एक द्रव है, अगर कण थोड़े पास पास है इसका मतलब द्रव है, अगर कण बहुत ही ज्यादा दूर है इसका मतलब गैस है। यानी अगर कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है आप अगर उसको कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो द्रव में बदल जाएगा। दूसरा है गैसों का तापमान कम करना, जिससे गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी ताकि वे पास पास द्रव में बदल सके। दूसरा है कि अणु क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण ज्यादा गति करते हैं। तो जितना तापमान आप बढ़ाओगे उतना ही गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? गैसों का मान भी बढ़ता है। यानी अगर हम गतिज ऊर्जा के मान को कमी कर दें तो तापमान भी कम हो जाएगा, तापमान को कम करने से गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा विधि हो गई कि आप गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बच्चों हम जो भी बुक के प्रश्न पूछे गए हैं, अब जो पीछे के प्रश्न हैं बच्चों, अभी जितने प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं वो सब हमारी बुक के पार्ट के बीच में से थे। अब पार्ट के खत्म होने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर देख लेते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, यानी यहाँ पर बोला है कि गर्मियों के दिनों में सर्दियों के दिनों के बजाय कूलर ज्यादा ठंडा क्यों करता है। तो जल के वाष्पीकरण की दर तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वाष्प की मात्रा भी बढ़ती है। गर्म और शुष्क वातावरण में जल का अधिक वाष्पीकरण होने के कारण अधिक गुप्त उष्मा का अवशोषण होता है। अधिक गुप्त उष्मा के अवशोषण होने के कारण कूलर का जल ठंडा हो जाता है, जबकि कूलर अधिक ठंडा रहता है। अगला है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो गर्मियों में जल का वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, यानी बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर वाष्पीकरण की मान अधिक होगा तो वाष्पीकरण के दौरान कम ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए जल के कण घड़े की सतह से ऊर्जा अवशोषित करने लगते हैं। इसी प्रकार घड़े तथा घड़े में जल में शिथिलता आ जाती है। अगला है एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो एसीटोन पेट्रोल या इत्र क्वथनांक कम होने के कारण, यानी बच्चों क्वथनांक ये हमने पढ़ा था कि किसका बदलो बच्चों, यहाँ पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है हमारा, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। यह हथेली से उष्मा अवशोषित करके वाष्प में बदल जाता है, जिससे हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। अगला है कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं, यानी अगर आप कप के अंदर चाय पीते हैं, अगर आप उसी चीज को अगर आप प्लेट में पीते हो तो आसानी से क्यों पी पाते हो। तो कप की अपेक्षा प्लेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी अगर कोई पदार्थ है अगर उसकी सतह कम है और अगर इसकी सतह ज्यादा होगी, जितनी सतह ज्यादा होगी यानी वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी और आसानी से आप पी सकते हैं। यानी वाष्पीकरण की दर के कारण बढ़ने के कारण, यानी सतह जितनी बड़ी होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मी में हमें पसीना अधिक आता है, सूती कपड़े पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और ये पसीना वाष्पित होता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। यानी सूती कपड़े हमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और आपको ठंडक का अनुभव होता है। अगला है तापमान को हमें सेल्सियस में बदलना है, यानी हमें क्या करना है, 300 है
इसमें से 273 आप अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 300 है बच्चों, यहाँ पर 200, ये 300 डिग्री देर का है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें से अगर मैं कितना माइनस करूं बच्चों, 273, कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 470 है, इसमें से मैं अगर 273 माइनस करूं कितना आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो अगर हमारे पास जो सेल्सियस है उसमें अगर मैं 273 जोड़ दूं कितना हो जाएगा बच्चों, 298 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा है 373 है, इसमें कितना जोड़ दूं मैं, 273, तो कितना हो जाएगा 646 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमें केल्विन में परिवर्तित करने थे, यानी अगर हमारे पास केल्विन में बदलना है तो हमें 273 किस में जोड़ना बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस में पता करना है तो हमें क्या करना है, केल्विन में से 273 को माइनस कर लेना है। अगला है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। हमें इत्र की गंध दूर दूर तक पहुंच जाती है, क्यों? यानी अगर नेपथलीन की गोलियां हैं, ठोस पदार्थ है, जैसे ही वायु में लेके जाओगे वो ऑटोमेटिक अदृश्य हो जाती है, यानी देखना बंद हो जाती है, क्यों? नेपथलीन एक उदरपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से उदरपातन हो जाता है, यानी वह आसानी से किस में बदल जाता है बच्चों, गैस में। हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक क्यों पहुंच पाती है, यानी वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होगी, आसानी से वायु में विस्तृत हो जाएगी, जिससे गंध बहुत ही ज्यादा दूरी तक पहुंच पाती है। यानी वाष्पीकरण अधिक होने के कारण जो भी आपकी बच्चों सुगंध है वो काफी दूर तक पहुंच पाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित पदार्थों को उनके भौतिक गुणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी उनको बढ़ते हुए आकर्षण बल के आधार पर जमाना है। जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें आकर्षण बल, यानी वायु ऑक्सीजन का कम होता है, जल का उससे ज्यादा, और चीनी का क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा, क्योंकि कण क्या होते हैं, पास पास ज्यादा होते हैं ठोस के अंदर। तो गैसों, यहाँ पर अगर बात करें गैस, यहाँ पर चीनी है, ये क्या हमारा ठोस पदार्थ है, ये जल क्या है, द्रव है, और ऑक्सीजन हमारी गैस है। तो हमने पढ़ा है कि कणों के बीच यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा कण पास पास किसके होते हैं, ठोस के, इसलिए क्या बच्चों यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो ठोस में सबसे ज्यादा होगा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था लिखिए। सबसे पहले है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था होगी बच्चों, तो यहाँ पर होगा द्रव अवस्था में पाया जाएगा। 0 डिग्री है तो ठोस में होगा, 100 डिग्री है, देखो बच्चों ये से याद रखो, अगर 100 डिग्री 0 डिग्री है, उसके बाद अगर 0 से 100 के बीच में है और 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 पे 0 डिग्री पे है तो हमेशा किस में रहेगा, वो ठोस में, 0 से 100 के बीच द्रव में, और जैसे ही 100 से ऊपर लाओगे वो गैस बन जाएगा, यानी भाप बन के उड़ने लग जाएगा। पुष्टि हेतु कारण लिखिए। जब जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, यानी जल कमरे के तापमान पर द्रव है, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है। यदि जिस बर्तन में इसको डाला जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी जिस बर्तन में इसको डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जल कमरे के ताप पर द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है, इसका आकार निश्चित होता है, यानी इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसको ठोस कहा जाएगा। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ संकलन की गुप्त उष्मा के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता प्रभावी होता है। अगला है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है, यानी उबलते हुए जल और भाप में से किस में आपको अधिक तीव्रता महसूस होती है? तो बच्चों भाप में, उबलते हुए जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अगला है बच्चों आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित चित्र में से हमें यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम देने, इसकी अवस्था हमें बतानी है, अवस्था परिवर्तन आपको बतानी है। सबसे पहले है बच्चों यहाँ पर ए है, यानी ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में, तो यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा बच्चों, द्रवण, या हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, गलनांक। फिर देखो द्रव वापस किस में बदल रहा है, यहाँ पर ठोस में बदल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जमना, यानी द्रव क्या हो जाएगा, जम जाएगा। फिर अगर बात करें ई की, तो ठोस किस में बदल रहा है, यहाँ पर गैस में बदल रहा है, यानी ठोस सीधा द्रव में बिना बदले सीधा अगर गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उदरपातन कहा जाता है। अगर गैस सीधा ही ठोस में बदल जाए तो उसे क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है।
फिर बोला है कि यहाँ पर द्रव का गैस में और गैस का द्रव में बदलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? द्रव का गैस में बदलना या तो हम उसको वाष्पन कहेंगे या उसको हम क्वथनांक कहा जाता है। दूसरा है गैस का द्रव में बदलना, यानी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा, अगर हम बात करें सी की तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? संघनन कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इनके नाम बताने थे। तो आज हमने जो पूरा था बच्चों उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था हमारे आसपास की पदार्थ, उनका जो कंप्लीट क्वेश्चंस थे बच्चों बुक के अंदर के और पार्ट के पीछे के, सभी को हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने जो पहला पार्ट था उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। थैंक यू सो मच।